अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो नाइन्थ क्लास की न्यू बुक कंप्यूटर की हमने स्टार्ट की हुई है। कंपोनेंट से पहले टिडबिट्स थे, यहाँ तक हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमने कंपोनेंट से स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को स्टूडेंट्स। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम पहले देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स क्या होते हैं ये मैंने आपको ना समझाने के लिए एक फ़्लो चार्ट सा बनाया हुआ है। ये आगे चल के हम इसको डिस्कस भी करेंगे, बट स्टार्ट में मैं आपको जो डायग्राम बनी हुई है ना वो दिखा रही हूँ। हम इसको बाद में देखते हैं। पहले देखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि हमने लेक्चर के अंदर जो चीज़ें पढ़नी होती हैं ना वो मैंने बुक पे निशान लगाए होते हैं। जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपने अंदर से चीज़ें करनी हैं, उनको मैंने हाईलाइट किया होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक। लेकिन समझते हैं हम पूरा टॉपिक है, मतलब मैं आपको पूरा टॉपिक समझाती हूँ। और जो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज बन सकते हैं साथ साथ वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे डिफरेंट टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं जिसमें आपको फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, इस्लामियात, उर्दू तक के लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आप बाकी जो सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स हैं उनसे भी फ़ायदा उठा सकें। तो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? पार्ट्स होते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि किसी भी सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जिनसे मिलकर वो पूरा सिस्टम बनता है। उनको हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट्स की डेफिनेशन देखें, ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी डेफिनेशन करनी है कंपोनेंट्स की। तो इस डेफिनेशन को आपने ज़रूर करना है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है कि कंपोनेंट्स क्या हैं। कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सिस्टम। कंपोनेंट्स किसी भी सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे देखिए ना, हम एक बिल्डिंग बनाएं तो ईंटें उसका पार्ट्स हैं। हम ईंटें जोड़ते जाते हैं तो वो एक बिल्डिंग बन जाती है पूरी, वो एक पूरा सिस्टम बन जाता है, पूरा एक हाउस बन जाता है। देखिए ना, जैसा कि अब स्कूल है वो एक सिस्टम है, उसके अंदर आप लोग भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, तालिब इल्म भी हैं, उस्ताज़ा भी हैं, उसमें सिक्योरिटी गार्ड है, प्रिंसिपल है, तमाम मिलकर उस सिस्टम को चला रहे हैं। वो सिस्टम की क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो इसी तरह कंपोनेंट्स भी क्या होते हैं? जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सिस्टम। ईच कंपोनेंट प्लेज अ स्पेसिफिक रोल। हर कंपोनेंट जो होता है वो एक अपना ख़ास रोल अदा। सिक्योरिटी गार्ड का क्या होता है? वो स्कूल की, अगर हम स्कूल की एग्जांपल देख रहे हैं ना, तो उसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड उसका एक कंपोनेंट है। उसका स्पेसिफिक रोल क्या है कि वो गेट पे आने वालों को देखेगा, वहाँ स्कूल की हिफाजत के लिए वहाँ पे एक अपना ख़ास रोल अदा कर रहा होगा। प्रिंसिपल को देखें तो वो भी स्कूल का कंपोनेंट है, एक पार्ट है। वो वहाँ पे एडमिशन्स वगैरह को डील कर रहा होता है। वहाँ पे आने वाले लोगों को, वहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं उन चीज़ों को डिस्कस कर रहा होता है, उनसे डीलिंग कर रहा होता है। तो हर बंदे का एक स्पेसिफिक रोल होता है एंड कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल फंक्शनली ऑफ द सिस्टम। कंट्रीब्यूट मतलब हिस्सा डाल रहे होते हैं, फंक्शनली ऑफ द सिस्टम, ओवरऑल उस सिस्टम को फंक्शन को रन करने के लिए हर बंदा उसमें अपना ख़ास रोल अदा करते हुए उस सिस्टम को चलाने के लिए वर्क कर रहा होता है। तो इसको कहते हैं कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स से रिलेटेड एक डायग्राम बनाई भी गई है। कंपोनेंट्स में क्या आता है? कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए तो उसमें इनपुट, आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू और मेमोरी, ये सारी चीज़ें मिलकर कंपोनेंट जो होते हैं ना, ये एक सिस्टम यानी कि कंप्यूटर बनाते हैं। और कंप्यूटर के जो फंक्शन होता है उसको रन करने में ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। अब इसी को हम इस डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए मैं लिखती हूँ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को देखते हैं। जो यहाँ पे डायग्राम बनाई गई है ना, उसी डायग्राम को हम डिस्कस करने लगे हैं। कंप्यूटर के मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का, ये होता है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट होती है यानी कि कंप्यूटर के अंदर। दूसरा जो इसका कंपोनेंट होता है ये होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर हम कंप्यूटर के तीसरे कंपोनेंट की बात करें तो ये होता है आउटपुट। जो कंप्यूटर से हम इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट सीपीयू पे उस पर वर्क होता है, उसमें प्रोसेसिंग होती है और हमें बदले में आउटपुट यानी कि प्रोसेस होता है सीपीयू में और आउटपुट मिलती है, आउटकम्स जो मिलती है इनपुट देने से। ये कंप्यूटर के 3 कंपोनेंट्स आ गए। इनपुट, जिसमें हमारे पास कंप्यूटर को इनपुट दी जाती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में उस पर वर्क होता है और फिर हमें आउटपुट मिलती है। ये सारे कंपोनेंट्स मिलकर बेसिकली एक सिस्टम, एक कंप्यूटर को रन कर रहे होते हैं। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे अब कुछ और मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। इनपुट डिवाइसेस को हम देखें ना, तो इनपुट डिवाइसेस के अंदर आती है, मैं 1-2 ही लिख रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं लिख रही क्योंकि आगे चल के हमने पूरे चैप्टर में ये डिस्कस करनी है। इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड हो गई, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड से हम एंटर कर रहे होते हैं ना डाटा को माउस से, तो ये इनपुट डिवाइसेस होती हैं। अगर हम सीपीयू की बात करें ना, तो सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं। देखें कौन कौन से? सीयू, सेंट्रल यूनिट जिसको हम कहते हैं। इसके बाद दूसरा इसका जो पार्ट होता है ये होता है मेमोरी, MEMORY मैंने लिखा है मेमोरी। और तीसरा होता है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अब इसके अंदर ये जो मेमोरी है ना, इसके आगे मजीद 2 तरह की मेमोरीज होती हैं। 3 पार्ट्स मेमोरी के होते हैं। मेमोरीज तो 2 तरह की होती हैं, एक हमारे पास रैम होती है, दूसरी रोम होती है और तीसरा इसके अंदर हार्ड डिस्क आती है।
ये वैसे आगे चल के हमने चैप्टर में डिस्कस भी करने हैं। अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स मेमोरी दो तरह की होती है, ये रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी होती है और जो हार्ड डिस्क होती है ना ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। अगर हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो आउटपुट डिवाइसेस जैसा कि मोनीटर, हमें मोनीटर जो स्क्रीन होती है उस पर आउटपुट नज़र आ रही होती है ना, जब यहाँ से कीबोर्ड और माउस से हम डाटा एंटर करते हैं या हम प्रिंटर के ज़रिए देख रहे होते हैं, उस डाटा को प्रिंट कर लेते हैं, अगर कोई सॉन्ग वगैरह प्ले करते हैं तो स्पीकर होते हैं, ये भी एक आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इस तरह और भी काफ़ी ज़्यादा हैं, बट समझाने के लिए आपको मैंने इतना सब बताया। अब बुक में डायग्राम जो बनाई गई है आप वो भी कर सकते हैं, या जो मैंने इस तरह आसान तरीके से बनाई है आप कंपोनेंट्स के अंदर ये वाली भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें ये वही डायग्राम, इनपुट आउटपुट सीपीयू, उसके अंदर देखें प्रोसेसर, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स जो मैंने आपको बताया, और फिर मेमोरी, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे सेपरेट आपको बता कर डायग्राम में बताए हैं, तो आप इसकी जगह पे वो भी बना सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ये है स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। हर कंपोनेंट का क्या रोल है अगर हम उसको समझ जाते हैं, अंडरस्टैंड कर जाते हैं, इज़ असेंशियल। असेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, टू अंडरस्टैंड हाउ द इंटायर सिस्टम वर्क। तो ज़रूरी होता है कि आप ये समझें कि पूरा सिस्टम किस तरह वर्क करेगा। मतलब अगर आपको ये समझ आ जाए कि हर कंपोनेंट का क्या रोल है, तो फिर ये समझना ज़रूरी है कि वो पूरा इंटायर का मतलब होता है होल सिस्टम, पूरा सिस्टम कैसे वर्क करेगा। देखिए इसके बाद है स्टूडेंट्स, दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स। ये हमारी मदद करता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइंग मतलब जानने में कि किस जगह प्रॉब्लम है। अब कंप्यूटर के अगर लेट्स सपोज सीपीयू में प्रॉब्लम है तो हमें पता चल जाए, मेमोरी में मसला है, रैम में मसला है, रोम में मसला है, किस जगह प्रॉब्लम है। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, पार्ट्स होते हैं, तो ये हम अगर इनको अंडरस्टैंड कर जाएँ कि ये सिस्टम में कैसे वर्क कर रहे हैं, तो फिर हम ये देख सकते हैं कि किस हिस्से में किस जगह पे प्रॉब्लम है। अब सीपीयू डिफरेंट होते हैं, i7 i5 इनकी डिफरेंट जनरेशन्स होती हैं। तो कोर जिसको हम कहते हैं कोर 5 कोर, तो हम उसको चेंज करें, या मेमोरी रैम में मसला आ रहा है, रोम में मसला आ रहा है, हार्ड डिस्क में मसला है, किस जगह पे है। तो ये हमें जो हर कंपोनेंट का जब अलग अलग रोल पता चल जाए कि कौन क्या परफॉर्म कर रहा है। जैसे देखें ना, मॉनिटर पे आउटपुट होता है ना, मॉनिटर आउटपुट के अंदर मॉनिटर आता है, प्रिंटर आता है, तो पेज प्रिंट नहीं हो रहा, तो मतलब वहाँ जो डाटा आउटपुट हुआ है तो हमारे प्रिंटर में मसला है। ये हमें हेल्प कर रहा होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइंग करने में। इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम प्रिंटर जो डिजिटल हैं, आजकल कलर प्रिंटर आ रहे हैं, जिस तरह के अगर प्रिंटर में डिफेक्ट है हम उसको चेंज कर सकते हैं। रैम में मसला है तो रैम को, रोम को, तो हम इन प्रॉब्लम्स की परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं। इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस एंड रिफाइनिंग सिस्टम डिज़ाइन, रिफाइनिंग का मतलब बेहतर कर सकते हैं और सिस्टम डिज़ाइन को बेहतर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है स्मूथ एंड प्रॉपर वर्किंग ऑफ दीज कंपोनेंट्स। स्मूथ का मतलब एक अच्छे तरीके से, अगर इन कंपोनेंट्स की एक अच्छे तरीके से वर्किंग हो रही हो, टुगेदर इंश्योर्स द सिस्टम मीट्स इट्स ऑब्जेक्टिव। तो ये तमाम कंपोनेंट्स जब साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं तो सिस्टम अपने ऑब्जेक्टिव, अपने मकसद को अचीव कर लेता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक था कंपोनेंट का। होप्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे आप इसमें ये लाइन ऐड कर सकते हैं, यहाँ मैंने इतनी वर्क्स टुगेदर लिखी, आपने किस तरह लिखना है, इन अ कंप्यूटर इनपुट आउटपुट सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वर्क्स टुगेदर टू प्रोसेस डाटा एंड शो रिजल्ट्स। ये सारे मिलकर क्या करते हैं, डाटा को प्रोसेस करते हैं और हमें एक रिजल्ट मिल रहा होता है। करना चाहिए वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ तक आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। जो इसमें करने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको यहाँ पे लाइन लगा के बता दी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपने करना है। और इस टेबल को, ये जो यहाँ पे बना हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ये मैंने जो आपको बनवाया है आप वो भी इसकी जगह पे बना सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे टिडबिट्स हैं। टिडबिट्स मतलब दिलचस्प मालूमात हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन और एज अ ऑब्जेक्टिव पूछी जा सकती है। तो ह्यूमन बॉडी एंड इट्स डीएनए सिस्टम। तो जैसा कि हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था ना कि ह्यूमन बॉडी ये भी एक सिस्टम के तौर पर काम कर रही होती है। तो ह्यूमन बॉडी और डीएनए सिस्टम कैसे काम करते हैं, तो ये भी बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम की तरह ही वर्क कर रहे होते हैं। अब इंसान के अंदर का जो सिस्टम होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं इसको हम देखेंगे। यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, 1 बाय 1 दोनों को देखते हैं। तो इससे पहले भी हमने एक टिडबिट पढ़ी थी, वो हमारी जो टिडबिट थी ह्यूमन ब्रेन सिस्टम से रिलेटेड थी। अब ये सेकंड आ रही है इस चैप्टर के अंदर, दिलचस्प मालूमात नंबर 2। ये किससे रिलेटेड है, ह्यूमन बॉडी और डीएनए सिस्टम। पहला पॉइंट इसका हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट ये है, कंसिडर योर बॉडी एज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है नाजुक एंड इफेक्टिव सिस्टम। तो हमारा जो बॉडी का सिस्टम है ये एक नाजुक है, एक सोफिस्टिकेटेड और मोसर सिस्टम है। तो इट इज़ अ रिमार्केबल सिस्टम।
तो इट इज़ अ रिमार्केबल सिस्टम मतलब क्या है कि ये एक बहुत शानदार सिस्टम है, कंप्रोमाइजिंग सब सिस्टम, और इसके अंदर मजीद सब सिस्टम छोटे छोटे सिस्टम से मिलकर बना होता है, जैसा कि सच एज द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये सारी यहाँ पे ना स्टूडेंट्स आगे बायो की टर्म्स हैं, मैं थोड़ा थोड़ा इनको आपको बताती जाऊँगी। वैसे तो डिटेल में बायो में हम इनको डिस्कस करते हैं ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें हमारा ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, ब्लड फ्लो कर रहा होता है। यहाँ पे है ये अगला जो सिस्टम है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। अब ये न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, एक छोटा सेल होता है जिसके अंदर आगे बहुत से छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन को दिमाग के तक भेज रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं दिमाग के अंदर। इन प्रोसेसिंग सिस्टम आगे इससे प्रीवियस टॉपिक में भी हमने पढ़ा था ना, टिडबिट्स जो इससे पहले हमने पढ़ी थी, उसमें भी न्यूरॉन्स का क्या काम होता है, वो दिमाग को इन्फॉर्मेशन भेज रहे होते हैं। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो हमारा हाजमे का सिस्टम होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सिस्टम की बात हो रही है। द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। अब ये कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, जो दिल से मुतल्का होता है। आपने सुना होगा ना, अक्सर डॉक्टर की बात, जिस किसी को दिल का मसला हो तो कहते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाओ, मतलब दिल के डॉक्टर को दिखाओ। इसमें दिल की जो नालियाँ, दिल की शरियानों में खून जम जाता है, ये कार्डियोलॉजिस्ट जिसको कहते हैं। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम जिसमें दिल के मुतल्का स्टडी की जाती है। सर्कुलेट्स ब्लड, जो ब्लड को सर्कुलेट कर रहा होता है। द रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये जो सांस लेने का जो सिस्टम होता है ना, इसको रेस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। सप्लाइज ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा होता है। एंड द सेरिब्रल सिस्टम प्रोसेस इंफॉर्मेशन। सेरिब्रल सिस्टम आपने पढ़ा होगा ना, दिमाग के हिस्से, तो ये दिमाग का जो पिछला हिस्सा होता है ना, उसको सेरिब्रल सिस्टम कहते हैं, जो जिसका काम क्या होता है, डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है। तो ये सारे सिस्टम्स हमने देखे, इनका काम क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं। इंडिविजुअली अलग अलग, ईच एज आ डिस्टिंक्ट फंक्शन, हर एक का मुख्तलिफ अपना फंक्शन है। अब यहाँ देखिए ना, हमने मुख्तलिफ, डाइजेस्टिव सिस्टम हाजमे का काम करता है, कार्डियोवेस्कुलर ये दिल का जो होता है काम उसको करता है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम क्या करता है, दिमाग तक इन्फॉर्मेशन को न्यूरॉन्स की सूरत में पहुंचाता है। तो हर सिस्टम का एक इंडिविजुअल काम होता है। इंडिविजुअल का मतलब होता है अलग अलग। तो डिस्टिंक्ट फंक्शन, डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ फंक्शन, यानी कि तो सारे मुख्तलिफ फंक्शन अपना अपना प्ले कर रहे होते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। येट कोलेबोरेट्स टू इंश्योर आवर सर्वाइवल एंड वेल बींग। येट कोलेबोरेट्स, यहाँ तक कि फिर ये जितने सिस्टम्स हैं ये सारे आपस में कोलेबोरेट्स होते हैं, इंटरलिंक होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, यानी कि कम्युनिकेट करते हैं। टू इंश्योर आवर सर्वाइवल, हमें हमारे ज़िंदा रहने के लिए, एंड वेल बींग, ताकि हम एक अच्छे अंदाज में हम ज़िंदगी गुजार। तो आवर सर्वाइवल यानी कि इंसान के ज़िंदा रहने के लिए, एंड वेल बींग उसकी सेहत अच्छी रहे। तो ये तमाम जितने सिस्टम्स हैं ये आपस में कोलैबोरेट करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में इंटरलिंक होते हैं। किस लिए, इंसान के सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। तो इसमें ये बताया गया था पहला सिस्टम। मतलब पहले टिडबिट्स में हमने ये चीज़ें पढ़ी कि मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं। स्टूडेंट्स देखें ना, कंप्यूटर सिस्टम होता है, इस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर भी सिस्टम होता है। हमने इसमें डिफरेंट सिस्टम पढ़े, जैसा कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सेरिब्रल सिस्टम। सारे सिस्टम्स का काम अलग अलग है, डिफरेंट फंक्शंस हैं इनके, बट कोलैबोरेट्स करते हैं, आपस में इंटरलिंक होते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, मिलकर क्या कर रहे होते हैं, किस लिए काम कर रहे होते हैं, इंसान के ज़िंदा रहने के लिए, इंसान के अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो ये सारे सिस्टम्स मिलकर एक ह्यूमन बॉडी का सिस्टम बनाते हैं ताकि इंसान ज़िंदा रह सके। तो इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट है ये है डीएनए इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। डीएनए ज़िंदगी का एक खाका, ब्लूप्रिंट का मतलब होता है खाका। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लासेस में साइंस में डीएनए पढ़ा होगा ना। डीएनए क्या होता है, एक जीन्स के, इंसान के अंदर जो जीन्स होती है ना, एक विरासती मादा होता है, इसको जिसको हम ये कहते हैं विरासत से मुंतकिल होता है। जैसे आपने सुना होगा, एक मतलब पेरेंट्स हैं, उनसे बच्चों, जो बच्चे हैं आगे, उनकी ये जो रंग, नस्ल, ये सारी चीज़ें किस पे जा रही होती हैं, अपने पेरेंट्स पे, अपनी विरासत में जा रही होती हैं, तो ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं। तो बेसिकली डीएनए क्या होता है, ज़िंदगी का एक खाका होता है, यानी कि ये विरासती मादा होता है जो विरासत को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल कर रहा होता है, खसूसियात को। वो खसूसियात रंग, कद, नस्ल इस तरह की हो सकती हैं। तो डीएनए इज़ लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, यानी कि डीएनए ज़िंदगी का एक नमूना है, एक खाका है। नमूना भी कह सकते हैं, खाका भी कह सकते हैं। इट्स अ सिस्टम दैट कंटेन्स ऑल द इंस्ट्रक्शंस फॉर एन ऑर्गेनिज्म। अब ये एक ऐसा सिस्टम है जो इंस्ट्रक्शंस को, हदायत को क्या करता है, हदायत होती हैं इसके अंदर, कंटेन्स करता है हदायत को, फॉर एन ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म की जब बात आती है तो उसमें लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, तमाम चीज़ों की बात हो रही थी। ज़ाहिर है इंसान है, जानवर भी हैं, हर चीज़ का एक अपना सिस्टम होता है ना, डीएनए सिस्टम होता है। इट
इट्स अ सिस्टम डैट कंटेन्स ऑल द इंस्ट्रक्शंस फॉर एन ऑर्गेनिज्म। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो अपने अंदर इंस्ट्रक्शंस यानी कि हदायत रखता है तमाम ऑर्गेनिजम्स के लिए। टू ग्रो यानी कि उसने ग्रो होना है, डेवलप होना है, उसने कितना डेवलप होना है, एंड रिप्रोड्यूस उसने दोबारा प्रोड्यूस होना है या नहीं होना। पास डाउन फ्राम जनरेशन टू जनरेशन। पास डाउन का मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक मुंतकिल होना। तो बेसिकली यहाँ पे वो ये बता रहा है कि डीएनए भी एक ऐसा सिस्टम है जो तमाम ऑर्गेनिजम्स को ये बताता है कि उन्होंने ग्रो कैसे होना है, उन्होंने रिप्रोड्यूस कैसे होना है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक यानी कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक खसूसियात का मुंतकिल करना, ये भी एक डीएनए सिस्टम होता है। जैसे गाय भैंस है तो उनकी जनरेशन होती है, गाय भैंस वो एक अलग जनरेशन है। इंसान से तो गाय भैंस नहीं ना, इंसान से इंसान की जनरेशन होती है, इंसान से इंसान बनता है। तो ये बेसिकली डीएनए सिस्टम के थ्रू सारी चीज़ें हो रही होती हैं। ईच सेल इन आवर बॉडी रीड्स दिस ब्लू प्रिंट टू नाउ व्हाट टू डू। तो हमारी बॉडी का हर सेल क्या करता है, इस ब्लू प्रिंट को, डीएनए का जो ब्लू प्रिंट होता है उसको रीड करता है और देखता है कि उसको क्या करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, व्हेन ऑल द डीएनए इन अ सिंगल ह्यूमन सेल इज एक्सटेंडेड। अगर तमाम डीएनए को एज अ सिंगल सेल एक्सटेंड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, इट मेजर्स अबाउट 2 मीटर्स इन लेंथ। उनकी जो लेंथ होगी वो 2 मीटर तक हो जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट लाइन है, द टोटल लॉन्ग ऑफ द डीएनए इन योर बॉडी एक्सटेंड्स टू द सन। अब ये कहते हैं कि हमारे जो डीएनए की बॉडी का सेल है ना, उसको हम अगर एक्सटेंड कर दें कहाँ तक, सन तक। तो क्या बेसिकली बताने का मतलब ये है, एक्सटेंड्स टू द सन एंड बैक मोर। अगर यानी कि हम सूरज तक जाएं और वापस आएँ तो इतना वो फासला बनता है, तो इतना वो डीएनए का जो सेल होता है हमारी बॉडी के अंदर वो लंबा होता है। मोर देन 600 टाइम्स यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 600 मरतबा। 600 मरतबा हम सूरज तक गए वापस आए तो वो जो एक लेंथ बनती है ना, तो हमारी जो बॉडी का टोटल डीएनए जो सेल होता है उसको बढ़ाएं तो वो इसके बराबर होता है कि हम 600 मरतबा सूरज तक गए और वापस आए। बेसिकली वो उसके साथ तशबीह दे रहा है कि इतनी ज़्यादा उसकी लंबाई, इतना वो लॉन्ग होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो टिडबिट्स था दिलचस्प इसमें मालूमात थी, तो ये थी ह्यूमन बॉडी और डीएनए सिस्टम से रिलेटेड। होप सो आपको समझ आ गई होंगी। बाकी इसके अंदर ये जो मैंने पिंक से यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं, ये एज एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। और डीएनए एज अ सिस्टम कैसे वर्क करता है, हाउ डीएनए सिस्टम इज़ वर्क एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर। मतलब अगर आप डीएनए सिस्टम को कंपेयर करें कंप्यूटर सिस्टम से तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि डीएनए सिस्टम किस तरह वर्क करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके अंदर ये जो पार्ट नंबर 2 है ये बन सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट से स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी तरह मज़ीद हमारी ये लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स इसमें आपको मैथ, बायो, इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स चाहिए तो वो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। डिफरेंट टीचर्स हमारे पढ़ा रहे हैं तो आप लोग उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।